देखो भाई, हमारा कल का टॉपिक था कंडेंसन, उसी को कंटिन्यू करते हैं आज। जिसका अर्थ होता है संयोजन। क्या अर्थ होता है भाई? अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम भी है, क्या है? लिंकिंग डिवाइस, यानी जोड़ने वाला उपकरण। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, किन किन को जोड़ा जा सकता है भाई? इसे दो वर्ड्स को जोड़ा जा सकता है, फ्रेज को जोड़ा जा सकता है, क्लोजेज को जोड़ा जा सकता है, और इसी के साथ साथ मैंने आपको कल इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दी थी और इसके कुछ एग्जांपल्स भी लिखवा दिए थे कि द वर्ड विच कंबाइन वर्ड्स, फ्रेज, क्लोज एंड सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजंक्शन। यानी वह शब्द जो किन किन को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता हो, दो पदबंधों को जोड़ता हो, दो उपवाक्यों को जोड़ता हो और इसी के साथ साथ दो वाक्यों को जोड़ता हो, तो उसे क्या कह देंगे? कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अच्छा, अब बात करेंगे इसके टाइप की। किसकी? कि भाई ये कितने प्रकार का होता है। तो ये होता है हमारा टाइप की बात करेंगे, यानी प्रकार। तो ये होता है हमारा दो प्रकार का। कितने प्रकार का? एक तो होता है कोऑर्डिनेट। क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और एक होते हैं, दूसरा होता है हमारा सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। अच्छा, इसका तीसरा मिला जुला रूप भी है। इसका तीसरा मिला जुला रूप है, यानी इनसे और इनसे दोनों से मिलकर बनता है वो, उसको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्या बोलते हैं उनको? ठीक है भाई। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से है, और इन्हीं का मिला जुला रूप हम क्या पढ़ेंगे? कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो सबसे पहले हेडिंग डालो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। हाँ भाई, इसके आगे लिखेंगे कि इनसे जुड़ने वाले, इनसे जुड़ने वाले, आगे लिखो आप आगे, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंसेस अपना मीनिंग, अपना मीनिंग, मीनिंग का तो जानते हो भाई, अर्थ यानी भाव। ठीक है, अपना मीनिंग स्वतंत्र रखते हैं, अपना मीनिंग क्या रखते हैं? स्वतंत्र रखते हैं। एक बैक या फिर एक क्लॉज को हटाने पर इनका अर्थ चेंज नहीं होता। यानी कि किसी बैक या बैक के हटाने पर, अच्छा इसी प्रकार से वर्ड हटाने पर, ठीक है, बैक कह लो, बैक कह लो, फिर वर्ड कह लो, फिर फ्रेज कह लो, हटाने पर भी अपना मीनिंग रखते हैं, अपना मीनिंग पूरा रखते हैं, अपना मीनिंग क्या रखते हैं भाई? ये पूरा। यानी कि इन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे, जितने भी फ्रेज होंगे, जितने भी क्लॉज होंगे और जितने भी सेंटेंसेस होंगे, वो अपना मीनिंग पूरा रखते हैं। यानी एक बगल से यदि आपने कोई शब्द हटा दिया तो दूसरा जो शब्द रहेगा उसका मीनिंग पूरा रहेगा। एक साइड से यदि आपने कोई क्लॉज हटा दिया तो दूसरा जो क्लॉज है ना उसका मीनिंग पूरा रहेगा। यानी एक दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ता है हटाने से। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, इनसे कंपाउंड सेंटेंस, अच्छा कंपाउंड करते जानते हो क्या? देखो, एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, एक होता है कंपाउंड और एक होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है संयुक्त बैंक। इनसे कंपाउंड सेंटेंसेस का निर्माण होता है। यानी इनसे जो हम सेंटेंस बनाएंगे वो सेंटेंस कौन से कहलाएंगे? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है,
क्या कहा मैंने? देखो पहले इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, इसको पढ़ते कि ये कहना क्या चाह रहा है। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं ना, इनसे जुड़ने वाले जितने भी शब्द, जितने भी बैक, जितने भी फ्रेज और जितने भी सेंटेंसेज या फिर क्लॉजेज होंगे ना, वो अपना मीनिंग स्वतंत्र रखेंगे। मान चलो यहाँ पर हमने कोई कंजंक्शन लगा दिया, ठीक है, और वो कंजंक्शन कौन सा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो जो इधर आने वाला शब्द या फिर इधर आने वाला शब्द, इधर आने वाला बैक या फिर इधर आने वाला बैक, यानी कि ये अपना मीनिंग स्वतंत्र रखेगा और ये भी अपना मीनिंग स्वतंत्र रखेगा, यानी इसको हटाने पर इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब हम इसको पूरा ही पूरा सेंटेंस बना देंगे एक एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, तो ये सेंटेंस कौन सा कहलाएगा हमारा? कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा? ये बात समझ में आ गई? जैसे एग्जांपल देखते भैया, द टीचर which you know, the teacher which you know is teaching English. I will go to market and I said meet my friend. हाँ भाई, दोनों एग्जांपल से हम ऐसे डेफिनेशन को क्लियर करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। द टीचर यानी अध्यापक, विच यू नो जिसे तुम क्या करते हो? जानते हो, कि द टीचर विच यू नो, ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया? क्लॉज। और इसको हमने किससे जोड़ा? यू नो यानी जिसे तुम जानते हो, तो इसको हमने जोड़ा विच से। किससे जोड़ा? ठीक है, तो द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, हमारा मेन सेंटेंस तो ये कि द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, की अध्यापक क्या पढ़ा रहा है? अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अच्छा, कौन सा अध्यापक? जिसे तुम क्या करते हो? जानते हो। तो जिसे तुम जानते हो और क्या पढ़ा रहा है वो? अंग्रेजी। ये दोनों अपना मीनिंग स्वतंत्र रखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इधर देखते हैं, आई सेड गो टू मार्केट, मैं कहा जाऊंगा? मार्केट जाऊंगा। एंड आई सेड मीट माय फ्रेंड, और मैं किसे मिलूंगा? भैया एंड को हटा के देख लो एक बार, इसका भी अलग अर्थ निकलेगा और इसका भी अलग अर्थ निकलेगा। अपना मीनिंग स्वतंत्र रख रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि मैं मार्केट जाऊंगा और मैं किसे मिलूंगा? माय फ्रेंड यानी मेरे मित्र से। और यहाँ पर मैंने जब एंड लगा दिया तो मैं मार्केट जाऊंगा और मेरे मित्र से मिलूंगा। कोई दिक्कत? तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो होते हैं जिनके जुड़ने पर आगे आने वाला सेंटेंस या फिर पीछे आने वाला सेंटेंस, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो दोनों अपना मीनिंग स्वतंत्र रखेंगे, उनको हटाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको जोड़ने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इनसे जो बनने वाले सेंटेंसेस होंगे वो कौन से सेंटेंस होंगे? कंपाउंड। कौन से भैया? आगे बात समझ में बिठा दूं? अच्छा, बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। एंड, यट, वट, स्टिल और अदरवाइज, एज, so, therefore, nevertheless, and yet what, still, so therefore, sorry, or otherwise as, so therefore, nevertheless, not only, but also, either or, neither nor, both and, और कौन सा रहेगा? ठीक है, एक और देता हूं। हाँ भाई, एंड येट व्हाट स्टिल सो देयरफॉर नाइदर नॉर आइदर और, वो तो गई ना कंप्लीट। ये क्या भैया?
हाँ जी, एंड वन होता है और। अच्छा, इसके साथ साथ और भी है भैया, एक और है ना, ओनली और। येट बट स्टिल का अर्थ होता है हैं? किंतु, या फिर भी आएगा, और अदरवाइज एल्स। इसका अर्थ होता है तीनों का अन्यथा, अन्यथा अथवा नहीं अन्यथा। सो देयरफॉर का अर्थ होता है, या फिर नेवरदीलेस का अर्थ होता है इसलिए। नॉट ओनली बट आल्सो का अर्थ होता है न केवल बल्कि। आइदर और का अर्थ होता है या तो या, नाइदर नॉर का अर्थ होता है ना तो। अच्छा, बोथ एंड का अर्थ होता है दोनों और इसका अर्थ होता है अथवा। ठीक है, तो हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से हुए? यट एंड, यट बट स्टिल, और अदरवाइज एल्स, सो देयरफॉर नेवरदलेस, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड और। कहाँ है? अच्छा, इसमें लिखा दिया क्या? ठीक है, ठीक। अथवा अन्यथा सुपर लिखा दिया है। उतारो भैया इनको। अब डालो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। किसने? इनका यूज, अरे उनको लिखा देते पहले आप, उसके बाद करें। हाँ, तो वो सबऑर्डिनेट में तो आता है वो। अब डालो भैया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, बेटा दो इनको। हाँ भाई, अब लिखेंगे इसमें कि इन कंजंक्शन से जुड़ने वाले सेंटेंसेस। देखो भैया, सबऑर्डिनेट डालो और फिर उसके आगे लिखो कि इन कंजंक्शन से जुड़ने वाले सेंटेंसेस, क्लॉज, वर्ड या फिर फ्रेज। इन कंजंक्शन से जुड़ने वाले सेंटेंसेस यानी बैक, क्लॉज यानी उपबैक, वर्ड यानी सब, और फ्रेज यानी पदबंध। इन्हें कंजंक्शन से जुड़ने वाले सेंटेंसेस, क्लॉज, फ्रेज एंड वर्ड अपना मीनिंग स्वतंत्र नहीं रखते हैं। अपना मीनिंग स्वतंत्र नहीं रखते हैं। अपना मीनिंग स्वतंत्र नहीं रखते हैं तथा अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी अन्य तथा अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी अन्य वाक्य या उपवाक्य की आवश्यकता होती है। अपना मीनिंग पूरा करने के लिए इन्हें किसी अन्य वाक्य या उपवाक्य
तथा अपना मीनिंग पूरा करने के लिए इन्हें किसी अन्य वाक्य या उपवाक्य की आवश्यकता होती है। अन्य किसी वाक्य की आवश्यकता होती है तथा इन कंजंक्शन से बनने वाले सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं। तथा इन कंजंक्शन से बनने वाले सेंटेंसेस देख ले तथा इन कंजंक्शन से बनने वाले सेंटेंसेस यानी वाक्य बनने वाले सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। मिश्रित देखो भैया, हमने दोनों प्रकार पढ़ लिए, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। एक एग्जांपल देख बता रहा हूं कि इनमें अंतर क्या है। टाइप पढ़ेंगे इसके भी, ठीक है। अच्छा पहले ये देख लेते हैं कि सबऑर्डिनेट में कौन कौन से आते हैं। सबऑर्डिनेट के भैया काइंड लिख लो, प्रकार है ना। ये भी भैया हमारा 8-9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8-9 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है एडवर्ब, मैनर, यानी ऐसे कंजंक्शन जो क्या बताते हो हमको, मैनर बताते हो। क्या बताते हो भैया? मैनर। जब हम मैनर को पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन से कंजंक्शन आएंगे उनको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर यानी कि तरीका, मैनर माने। दूसरा रहेगा हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ एमपी, प्लेस, यानी कि स्थान। तीसरा रहेगा हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ एमपीटी, यानी कि टाइम, समय। इसके बाद रहेगा हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एमपीटीआर, यानी कि कारण। इसके बाद रहेगा हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, यानी कि तुलना। इसके बाद रहेगा हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, यानी कि विरोधाभास। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट, यानी कि परिणाम। साथ में होंगे ना। एडवर्ब क्लॉज ऑफ और कौन सा रहेगा? हाँ, पर्पस, उद्देश्य। हाँ वो होता है प्रपोज, है ना। एक और भैया इसमें जो हमारे सिलेबस में अभी अभी इंक्लूडेड किया गया है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अच्छा कंडीशन स्थिति नहीं है, यहाँ पर क्या है? शर्त। क्या है भैया यहाँ पर इसका अर्थ? शर्त। तो ये हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज में आएंगे। मैनर बताने वाले कंजंक्शन, प्लेस बताने वाले कंजंक्शन, टाइम बताने वाले, रीजन बताने वाले, कंपैरिजन बताने वाले, कॉन्ट्रास्ट बताने वाले और रिजल्ट बताने वाले, इसी के साथ साथ पर्पस बताने वाले और कंडीशन बताने वाले जितने भी कंजंक्शन आएंगे वो सबऑर्डिनेट में आएंगे, ठीक है। और एनी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से हमारा कौन सा सेंटेंस बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बनता है? तो एक आपका सीधा साधा मोटा सा वो रहेगा, अनुभव ये रहेगा कि जहां पर किसी कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, यानी कि जहां पर किसी कंजंक्शन का यूज नहीं हो रहा है, तो वो तो कहलाएगा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा? और जिस जगह पर
कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज हो रहा है वो कहलाएगा हमारा कंपाउंड। कौन सा? और जहां पर सबऑर्डिनेट एन का यूज हो रहा है तो वो कहलाएगा, अरे कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स। कौन सा? यही बात समझ में अभी थे कि जहां पर नो कंजंक्शन पॉजिटिव सेंटेंस, सबऑर्डिनेट तो कॉम्प्लेक्स, और यदि कोऑर्डिनेट तो हमारे कंपाउंड। आगे बात समझ में। एक एग्जांपल देता हूं, तुमने बहुत बार सुना होगा वो कि गिव मी ब्लड, आई शैल गिव यू फ्रीडम। मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा, मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। देखो भैया इसमें मैंने जोड़ दिया एंड, और यहाँ पर कुछ भी कंजंक्शन नहीं है, यानी विदाउट कंजंक्शन, तो ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा हमारा? पॉजिटिव। कौन सा? और यदि मैंने यहाँ पर एंड कर दिया, एंड जोड़ दिया, तो ये कौन सा कंजंक्शन है हमारा? कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट से कौन सा सेंटेंस बनते हैं? कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस कौन सा हुआ हमारा? कंपाउंड। अच्छा अब इसको बनाएंगे हम कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के लिए हमें क्या चाहिए? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन चाहिए। ठीक है, अच्छा सबऑर्डिनेट में कौन कौन से आ सकते हैं? मेथड, प्लेस, टाइम, रीजन, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पस, कंडीशन। इनमें से कोई सा भी आ जाए तो क्या कहलाएगा? वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा हूं कि इफ यू गिव मी ब्लड, इफ यू गिव मी ब्लड। मैंने कहा था कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जितने भी बनने वाले सेंटेंस होंगे वो अपना मीनिंग पूरा नहीं रखते। क्या नहीं रखते? अपना मीनिंग पूरा रखते क्या? नहीं रखते। देखो इसको पढ़ के देखते कि इफ यू गिव मी ब्लड, यदि तुम मुझे खून दो, यदि तुम मुझे दो। अब इसको पूरा करने के लिए हमें किसी अन्य सेंटेंस की आवश्यकता पड़ेगी ना? अरे पड़ेगी भैया। देखो इधर तो इनका अर्थ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एंड को हटा के देख लो, नहीं इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर आपको किसी अन्य सेंटेंस की आवश्यकता पड़ेगी कि यदि तुम मुझे खून दो, तो फिर भैया क्या होगा? यदि तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? इसका मीनिंग पूरा करने के लिए मुझे किसी अन्य सेंटेंस की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अपना मीनिंग पूरा नहीं रखती, उसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी अन्य सेंटेंस की आवश्यकता होती है। जैसे कि इफ यू गिव मी ब्लड, यदि तुम मुझे खून दो, आई शैल गिव यू फ्रीडम। छोटा छोटा सा अंतर कि ये तो कहलाएगा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा? यानी कि सकारात्मक। ठीक है, ये कहलाएगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस, और ये कौन सा कहलाएगा फिर भैया? कॉम्प्लेक्स। इफ यू गिव मी ब्लड, नहीं यही सही है। इफ यू गिव मी ब्लड, कॉमा भी लगा सकते हो, और भी लगा रहे हो क्या? नहीं और नहीं, फिर तो वो दूसरा कंडीशन हो जाएगा ना। और क्यों जोड़ना है? लगा रखा होगा तुमने कि इफ यू गिव मी ब्लड, यदि तुम मुझे खून दो, आई शैल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी। तो भैया बिना कंजंक्शन से जो बनने वाले सेंटेंस होंगे वो कहलाएंगे पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनने वाले सेंटेंस होंगे वो कहलाएंगे कंपाउंड, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनने वाले सेंटेंस होंगे वो कहलाएंगे कॉम्प्लेक्स। आगे बात समझ में। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को जोड़ने और हटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जोड़ दो और हटा दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाएंगे तो किसी दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता 101% पड़ेगी, नहीं तो उसका पूरा मीनिंग नहीं निकलेगा। अब देखो इसको सिर्फ इसी को पढ़ के देख लो तुम, इफ यू गिव मी ब्लड, यदि तुम मुझे खून दो, तो भैया दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, द बुक विच यू है in your bag is mine। देखो भैया कि द बुक, पुस्तक, कौन सी वाली पुस्तक? विच यू हैव इन योर बैग, जो तुम्हारे बस्ते में, वो किसकी है? इज माइन, मेरी है। तो भैया की बैग पुस्तक कौन सी वाली पुस्तक? जो तुम्हारे बस्ते में है। कौन से में? तुम्हारे बैग में, वो किसकी है? इस जो तुम्हारे बैग में है, इसका मीनिंग पूरा करने के लिए मुझे क्या लगना पड़ा कि द बुक इज माइन। ठीक है,
विच यू हैव इन योर बैग, जो तुम्हारे बस्ते में है। और क्या बस्ते में है? द बुक। वो किसकी है? मेरी। तो इसका मीनिंग पूरा करने के लिए मुझे किसी अन्य सेंटेंस की आवश्यकता लेनी पड़ी। तो ये इसमें कौन सा क्लॉज हुआ? सॉरी, कौन सा सेंटेंस हुआ ये? कौन सा सेंटेंस? कौन सा हुआ? कॉम्प्लेक्स। और इसमें किसका यूज हो रहा है? सबऑर्डिनेट का। किसका? और इसमें क्या बता रहा है ये? ठीक है, जब हम रीजन को पढ़ेंगे ना तो उसमें कौन कौन से कंजंक्शन आएंगे उनको सभी को पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब डालो यूज ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। डालो भैया, हेडिंग डालो। हाँ भाई साक्षी, लिख लिया? पढ़ा ले? नहीं, मुझे खाना भी तो खाना है। हाँ भाई, इसे आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है?